मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम ये देखेंगे कि कैसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जिसके थ्रू हम इसको प्रैक्टिकली रिलेट कर सकें या ये देख सकें कि आपके रिएक्शन की प्रोग्रेस कैसी चल रही है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है या नहीं, प्रोडक्ट जनरेट कर रहा भी है या नहीं, या बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो कैसे कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक एक्सप्रेशन है जो हमें डिफाइन करता है कि रिएक्शन की प्रोग्रेस कैसी है। मैथमेटिकली हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पी वॉग और गोल्डबर्ग ने एक लॉ डिफाइन किया जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मास एक्शन कैन बी डिफाइंड एज द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव masses and the rate of chemical reaction is proportional to the product of the active masses of reacting substances. स्टूडेंट्स, एक्टिव मैसेज का जो टर्म यहाँ पे यूज़ हो रहा है उसका मतलब है कंसंट्रेशन। अब स्टूडेंट्स, इस लॉ को डिफ़ाइन करने का मतलब क्या था? इस लॉ को डिफ़ाइन करने का मकसद ये था कि हम अपने फॉरवर्ड रिएक्शन को और बैकवर्ड डायरेक्शन को, या जिसे हम ओवरऑल कह सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को, उसकी कंडीशंस को मैथमेटिकली डिफाइन कर सकें और एक ऐसा एक्सप्रेशन निकाल सकें जो पैरामीटर सेट करे ये बताने का कि फॉरवर्ड रिएक्शन में आपका कोई रिएक्शन मूव कर रहा है या नहीं, यानी कि प्रैक्टिकली लैब्स में आप देख सकें कि आपकी प्रोडक्ट किस हद तक जनरेट हो रही है प्रैक्टिकली, जिसको आप आगे अपनी हायर क्लासेस में प्रैक्टिकली कैलकुलेट भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपने रिवर्सिबल रिएक्शन है इसको कुछ में ब्रेक करते हैं। स्टूडेंट्स, जब मैं ये बोलती हूँ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो हम इसको पहले ब्रेक करते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि कितनी स्पीड से आपका रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करके प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF। अब स्टूडेंट्स, हमने एक जनरल केमिकल इक्वेशन जो है वो हमने लिखी हुई है अपने पास। अब हम इसके थ्रू इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हम कुछ ऐसे लिखेंगे। स्टूडेंट्स, KF किस तरह से आया? वो इस तरह से आया, वो लॉ के थ्रू आया। हमने कहा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन हमने ली। इस स्क्वायर ब्रैकेट का स्टूडेंट्स ये मतलब होता है कि हम कंसंट्रेशन से स्पेसिफिकली डील कर रहे हैं, और इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे यूनिट्स में, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया था यहाँ पे। हमने सबसे पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड जो रिएक्शन था उसको हमने लिया कि कितनी स्पीड से आपका रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है। और स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे हम कोफिशिएंट्स यूज़ कर रहे होंगे या मोल्स यूज़ कर रहे होंगे उनको हम पावर में लिखेंगे। बी के लिए भी इसी तरह लिखेंगे। और इसका जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ब्रेक किया तो उसकी जगह हमारे पास K आ गया। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स, रेट ऑफ बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि RR इज इक्वल्स टू KR और प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग जनरेटेड। बिल्कुल इसी तरह हम लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि हम डिवाइड कर देंगे इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में। आपके पास जो है ना KF बाय KR हो गया, और आपके पास जो ये रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट है ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपके पास एक रेशो आ जाएगी जिसको आप कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल है। द रेशो फॉर द कांस्टेंट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय दैट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। यानी कि स्टूडेंट्स, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरह कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि इसके थ्रू हम प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन डिटर्मिन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो हम फर्दर फीचर्स में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए फर्दर इसको डिफाइन कर देती हूँ इस एक्सप्रेशन को। ये इक्वल है स्टूडेंट्स विद द प्रोडक्ट ऑफ concentration of product divided by the product of concentration of reactants raised to their coefficient power। हम हर रिएक्शन के लिए इसको लिख सकते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स में। स्टूडेंट्स, फीचर्स डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू कभी भी रिएक्टेंट की
इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होती। Kc की वैल्यू को अगर फ़र्क पड़ता है तो वो सिर्फ टेम्परेचर से पड़ता है, यानी कि टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने से Kc की वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। इसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जैसे हमने जनरल इक्वेशन के लिए लिखा कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है या Kc है, वो डायरेक्टली रिएक्टेंट्स के या रिएक्शन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं या मोल्स होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स होती हैं, उससे डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो Kc की वैल्यू होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है मैथमेटिकल, वो आपको बता रहा होता है कि इक्विलिब्रियम अभी रीच हुआ है या नहीं हुआ। जैसे कि अगर स्टूडेंट्स हमारे पास Kc की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाए तो इसका डेफिनेटली ये मतलब है कि आपके पास प्रोडक्ट की अकोमुलेशन ज़्यादा है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर Kc की वैल्यू 1 से कम हो तो इट मीन्स कि आपका रिएक्शन कोई ख़ास फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा या ये ज़्यादा रिएक्टेंट्स ही अभी अकोमुलेटेड हैं आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स, जब Kc की वैल्यू नॉर्मल हो जाए या मैग्नीट्यूड इसका इस तरह का हो जाए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल्स टू बैकवर्ड डायरेक्शन, तो Kc की वैल्यू एक बड़ी कांस्टेंट होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, Kc का एक्सप्रेशन जो है वो हम सिर्फ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस में अप्लाई कर रहे होते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन में हम इसको अप्लाई नहीं करते।